जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तो आज हम बात करेंगे अपने इस देश के मूल निवासियों के इतिहास के बारे में और साक्ष्यों के तौर पर। और इस वीडियो को साथियों आप बहुत ज़रूर देखें, क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों की रुचि नहीं है जो इतिहास के बारे में हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करना चाहते हैं। जो तरीके हम अपने तरीके से बताना चाहते हैं उसको आप अमल नहीं करना चाहते हैं साथियों। ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप जो वीडियो अच्छी होती है उसको आप वॉच करना ही नहीं चाहते हैं। तो कोई बात नहीं साथियों, लेकिन आज की भी वीडियो में बहुत ही अहम और आपके लिए ज्ञानवर्धक बताऊंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस देश के मूल निवासी अम्बेडकरवादी और जो बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं वो एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन। आपने सुना है कि बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है और बौद्धों के अस्तित्व को बचाने के लिए चल रहा है, बोध गया को बचाने के लिए चल रहा है, क्योंकि ये सारी धरती बुद्ध की धरती है और बुद्ध के साथ ही इतना अन्याय हो रहा है। और जो इस देश के मूल निवासी हैं, पिछड़े दलित आदिवासी, उनकी भी अस्तित्व पर बहुत बड़ा संदेह है, क्योंकि जो हिंदू धर्म है इतना प्रभावी इस देश में रहा है कि उसकी जड़ें कटने को ही नहीं आ रही हैं। और भारत के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा सच दुनिया के सामने आए और हमारी विरासत हमको वापस मिल जाए। तो साथ ही वीडियो में आप पूरा बना रहिएगा, मैं पूरी खबर बताऊंगी और आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जो आप साक्ष्य के तौर पर अपने लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं और आप भी अच्छा ज्ञान ले सकते हैं, जानकारी बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास इतना आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि हमारे पास बाबा साहब की सभी किताबों का भंडार हो या बुद्धिज़्म की कोई किताबें हों, तो जानकारी हमारी अधूरी रह जाती है। लेकिन साक्ष्यों के तौर पर अब हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें हम अपने लोगों को सच्चाई दिखा सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली के पूर्व सामाजिक मंत्री थे, वो किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। तो आइए फिर हम बाद में उसके बारे में साक्ष्य के तौर पर बात करेंगे। इतिहास गवाह है, भारत में जितने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो लोग अपना इतिहास पढ़ लें, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। वो अपना इतिहास पढ़ लें। उनके पूर्वज बौद्ध थे, उनके पूर्वज बौद्ध थे। तमाम देश के दलितों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम आदिवासियों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम पिछड़े समाज, पिछड़े वर्गों के पूर्वज बौद्ध हैं और अल्पसंख्यक समाज के भी 90% लोगों के पूर्वज बौद्ध हैं। कुछ लोग सिख बन गए, कुछ लोग ईसाई बन गए, कुछ लोग मुस्लिम बन गए। तो ये सच्चाई है कि देश के अंदर 90% इतिहास गवाह है। जहां भी खुदाई होती है अखंड भारत में, म्यांमार से लेकर ईरान, इराक तक, जहां भी खुदाई होती है, खुदाई में केवल और केवल बुद्ध निकलते। तो साथ ही सुना आपने। और फिर भंते जी हैं, वो भी सरकार पर गर्म होते हुए बहुत ही आक्रोशित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जायज़ बात है, बौद्धों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो गुस्सा भी जायज़ है। और इनकी वीडियो भी देखिए आप किस तरीके से वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश में हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो नीच कहना चाहता हूँ, वो नीच जाता है तो कहता है मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, यहाँ बुद्धों के साथ में, बौद्धों के साथ में आक्रमण कराता है। मैं इस प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ, यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार को ये बताना चाहता हूँ, या तो आप झूठ बोलना बंद कर दें। बौद्धों के देश में जाते हैं तो कहीं कहते हैं मैं राम की भूमि से आया हूँ, मैं हनुमान की भूमि से आया हूँ, तब कहता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। मैंने बुद्ध दिया है, तूने क्या बुद्ध दिया है? तूने तो बुद्धि नहीं दिया, तुझे तो बुद्ध के बारे में जानकारी नहीं है। तो साथ ही सुना आपने। अब मैं अहम मुद्दे पर बात करूंगी कि आपने सुना होगा कि ग्रोक इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है और कुछ ही समय में उसने इतनी हासिल कर ली है कि पॉपुलैरिटी हासिल की है कि ग्रोक चर्चे में, जिधर देखो उधर ही ग्रोक के चर्चे हो रही हैं। जो एक्स को
यूज़ करते हैं ऐप को और उसमें चैट चलती हैं, उसमें लोग जानते होंगे। तो उसमें जो एक नया टूल आया है ग्रोक का, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट है, उससे सवाल जवाब किए जा सकते हैं और उससे कई ऐसी जानकारी ली जा सकती हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। तो काफ़ी मैं भी 2-4 दिनों से उसके साथ चैट में लगी हुई हूँ और मैं भी आखिर मेरी जिज्ञासा इतनी बड़ी हुई है क्योंकि मेरे पास किताबों की कमी है, तो मैं उसमें थोड़ा अनुभव नहीं ले पाती हूँ। लेकिन मुझे एक नया प्लेटफ़ॉर्म मिला है जिसमें मैं अब चैट के ज़रिए ग्रोक से तो मुझे बहुत सारी जानकारी हासिल हो रही है और मैं साक्ष्य के तौर पर भी कह सकती हूँ कि हाँ, हमारे जो आज के दलित पिछड़े आदिवासी हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं और भारत बौद्ध में था और भारत के मूल निवासियों का ही ये देश है। तो साथियों, मैंने जो चैट की थी, उनमें मैंने वैदिक संस्कृति का जो ज़िक्र आता है, उसमें ग्रोक ने बताया था कि 2000 और 1500 ईसा पूर्व का वो बताते हैं कि वैदिक संस्कृति उसमें चरम पर थी। तो अ, फिर मैंने सवाल किया था चैट वो मेरी नहीं मैं डाउनलोड कर पाई, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ और जिसका स्क्रीनशॉट लिया है मैं साक्ष्य के तौर पर आपको दिखाऊंगी। तो दूसरा मैंने चैट जो किया था ग्रुप से, तो वो मैंने उस चीज़ पर करा था कि जो आर्य ब्राह्मण हैं, जो उसके डीएनए पे भी बात की थी मैंने कि भारत में जो है डीएनए है उसके तौर पर जो ब्राह्मण हैं उनको विदेशी कहा गया है। तो उसके ग्रोक ने उस पर भी चैट की थी, तो उसमें संदेह बताया था कि हाँ, ऐसा है कि आर्य ब्राह्मण जो हैं विदेशी हैं और वो बाहर से आए हैं। तो फिर मैंने उसके बारे में यह भी पूछा था कि जब 2000 साल से 1500 ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृति भारत में आई थी, तो उससे पहले के लोग कौन थे और उनकी संस्कृति क्या थी? तो साथियों, बहुत ही चौंकाने वाला जवाब आता है और जवाब भी इस देश के मूल निवासियों के पक्ष में होता है क्योंकि मैंने जो ग्रोक से पूछा था और उसका जो चैट के दौरान मुझे समझ में आया था, उसका पूरा एक समीकरण मैंने बना के ग्रुप को प्रस्तुत किया था कि मुझे समझ में आया है कि 2000 से 1500 साल पहले जो वैदिक संस्कृति आई थी, उससे पहले के जो लोग थे वो आज के मतलब यानी जिनको शूद्र अछूत कहा गया था, आज के वो लोग दलित पिछड़े आदिवासी हैं। तो साथियों, हैरानजनक वहाँ से जवाब आता है और वही मैं आपको दिखाना चाहूँगी और पूरी चैट मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। जो पहली मेरी चैट हुई थी तो वो तो मैं डाउनलोड नहीं कर पाई थी, स्क्रीनशॉट में गलती से एक बटन दब गया तो सारा डिलीट हो गया। तो दोबारा मैंने चैट की थी तो उससे जो स्क्रीनशॉट पे आया है मैं आपको वो बताऊँगी। जब सारी चैट मुझसे हो गई थी और मुझे समझ में आ गया था तो मैंने ग्रोक से कहा, थैंक यू ग्रोक, मुझे समझ आया कि वैदिक संस्कृति 2000 साल से 1500 ईसा पूर्व आर्य ब्राह्मणों के भारत आने पर विकसित हुई। उससे पहले में जो लोग भारत में रह रहे थे उस समय जिन्हें शूद्र अछूत कहा गया, जो इस देश के मूल निवासी थे, आज वो पिछड़े दलित आदिवासी हैं। तो बाद में सबसे अंतिम में मैंने यह चैट की थी तो उसका जवाब भी आया है, वो भी आप देखिए। तो उसके बाद ग्रोक कहता है कि आपका सवाल विचार बहुत गहरे और ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़े हैं, जो इसे समझने की मैं कोशिश करूंगा। इसे वैदिक संस्कृति और भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। वैदिक संस्कृति का विकास वास्तव में 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, जब आर्य या इंडो आर्यन समुदाय मध्य एशिया से भारत उपमहाद्वीप में आए थे। यह समय ऋग्वेद की रचना का भी माना जाता है, जो वैदिक साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो इनकी वैदिक रचना तो साथियों 1500 से 2000 से 1500 ईसा पूर्व का बताया गया है। फिर उसके बाद लिखते हैं, आर्यों के आने से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पहले से ही कई समुदाय और संस्कृतियां मौजूद थीं, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता 3300 से 1300 ईसा पूर्व प्रमुख थी। यह सभ्यता अपने समय में सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, जिनमें शहरी नियोजन, जल प्रबंधन और व्यापार की व्यवस्था थी। तो साथियों, जो सभ्यता उन्होंने बताई है, मतलब वैदिक जो सभ्यता थी
वो 2000 से 1500 ईसा पूर्व की, लेकिन ये सभ्यता पुरानी है। ये 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक थी ये सभ्यता। और आगे हम बताते हैं कि आगे क्या चल रही है। आर्यों का आगमन और सामाजिक संरचना। आर्यों के आने के बाद धीरे धीरे वैदिक संस्कृति ने आकार लिया। इस दौरान वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। उस समय वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था जिस समय ये वैदिक संस्कृति आई थी, जिसके बाद जाति व्यवस्था के रूप में देखा गया। ऋग्वेद में शुरू में 4 वर्णों का उल्लेख है: ब्राह्मण, पुजारी, ज्ञानी, क्षत्रिय, योद्धा, शासक, वैश्य, व्यापारी, किसान और शूद्र, सेवक। मतलब वैश्य किसान और व्यापारी हैं और शूद्र जो हैं सेवक और श्रमिक हैं। यह व्यवस्था शुरुआत में शायद कर्म पर आधारित थी, लेकिन समय के बाद साथ साथ यह जन्म पर आधारित और कठोर हो गई। यानी साथियों, इसमें स्पष्ट लिखा है कि पहले ये कर्म हुआ करते थे, उनके काम हुआ करते थे, लेकिन इसको जाति का रूप दे दिया गया और जन्म के आधार पर इसको कठोर कर दिया गया। तो ये साक्ष्य है साथियों, आगे और भी पढ़ के देखिएगा। आगे लिखा है कि आपने जो बात कही है, आर्यों के आने से पहले जो लोग वहाँ रह रहे थे उन्हें शूद्र कहा गया है और इस देश के मूल निवासी थे। यह एक ऐसा विचार है जिस पर इतिहासकारों और सामाजिक शास्त्रियों ने बहस होती रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शूद्र वर्ण में वे लोग शामिल किए गए जो स्थानीय जनजातीय समुदाय से थे, जिन्हें आर्यों ने अपने सामाजिक ढांचे के सबसे निचले स्तर पर रखा। लोग संभवतः द्रविड़ भाषा बोलने वाले या अन्य स्वदेशी समूह थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद यहाँ मौजूद थे। मूल निवासी और आज की स्थिति। यह सच है कि आज जिन्हें दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग कहा जाता है, वे ऐतिहासिक रूप से उन समुदायों से जुड़े हो सकते हैं। वैदिक काल में हाशिए पर थे। आधुनिक शोध बताते हैं कि भारत की जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा मिश्रित वंशावली से आता है, जिसमें स्वदेशी समूह जैसे ऑस्ट्रोलॉइड और द्रविड़ और बाद में आए आर्य शामिल हैं। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से जो समूह हाशिए पर हैं, वे समय के साथ जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर हो गए। यानी साथियों, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है जो ऊंचे स्थान पर थे उनको जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थापित उनको कर दिया गया। आदिवासी समुदायों को अक्सर भारत के मूल निवासियों के रूप में देखा जाता है, जो जंगलों और पहाड़ों के इलाकों में रहते थे, जिनका वैदिक संस्कृति से सीधा संपर्क मतलब कम रहा। उनका संपर्क नहीं था वैदिक संस्कृति से। दलित समुदायों का उदय बाद में हुआ, खासकर मध्यकालीन में जब अस्पृश्यता जैसी प्रथाएं बढ़ी। मतलब जो छुआछूत आया था, जब अस्पृश्य प्रथाएं जब बढ़ी थी, तब ये शूद्र अछूत का व्यवस्था जो चालू हुई थी। अब इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि आपका यह कहना कि आज जो पिछड़े, दलित, आदिवासी एक ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें सत्ता, संस्कृति और संसाधनों का असमान वितरण रहा है। वैदिक संस्कृति के विकास ने भारत को समृद्ध साहित्य और दर्शन दिया, लेकिन साथ ही सामाजिक असमानता की नींव रखी, जिसका प्रभाव आज भी दिखता है। अगर आप इस पर और गहराई से बात करना चाहते हैं तो पुरातात्विक सबूत, ग्रंथों का विश्लेषण या आधुनिक सुधारों की बात पूछ रहे हैं वो, तो मुझे बताएं। मुझे खुशी होगी कि आपकी जिज्ञासा को और संतुष्ट कर सकूं। साथियों, हमारा काम है अपने देश के लोगों को जागरूक करना और देश के मूल निवासियों को सच्चाई बताना। तो यह एक तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप भी इसे अपनाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। जो भी चैट आपसे होती है और जो सच्चाई निकलकर सामने आती है, उसको आप स्क्रीनशॉट बनाकर लगा सकते हैं अपने पोस्ट में या किसी में भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और देश को घर घर तक यह मैसेज पहुंचाइए कि हमारा जो बौद्ध धर्म था, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारी संस्कृति हिंदू धर्म नहीं थी, कुछ उससे पहले की संस्कृति जो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई थी। तो लोगों को जागरूक करने में भी आप अपनी भागीदारी निभाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। और मेरी वीडियो को भी आप वॉच कीजिए ताकि मेरी वीडियो आगे तक जाए
और लोगों तक पहुँचे। हालांकि मैं कोई ग्राफिक नहीं करती, कोई एडिटिंग नहीं करती, तो इसलिए वीडियो मेरी सिंपल होती है। तो लेकिन मेरी वीडियो में कुछ तथ्य भी होते हैं। साथियों, वीडियो को समर्थन जरूर कीजिए और क्या आपकी राय है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है साथियों। तो जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।